हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संपर्क भाषा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। संपर्क भाषा कौन सी भाषा है? तो संपर्क भाषा वह भाषा है जो हमें अन्य लोगों के संपर्क में लाती है। यानी एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए हम जिस भाषा का यूज़ करते हैं, जिस भाषा को माध्यम बनाते हैं, वह संपर्क भाषा कहलाती है। देखिए, मानक परिभाषा देखते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वर्तमान में अंग्रेजी संपर्क भाषा का कार्य कर रही है, क्योंकि यदि हमें तमिल भाषा भाषी व्यक्ति से संपर्क साधना है तो तमिल आनी चाहिए, अन्यथा अंग्रेजी। प्रत्येक जाति या देश एक संपर्क भाषा मतलब प्रत्येक जाति या देश की क्या होनी चाहिए? एक संपर्क भाषा होनी चाहिए। एक ऐसी भाषा उस देश में कहीं चले जाने पर काम आए, अर्थात जिसका व्यवहार देशव्यापी हो। भारत में हिंदी संपर्क भाषा काफ़ी लंबे समय से रही है। यानी कि भारत के लोगों को एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए जिस भाषा को वो लोग यूज़ करते हैं वह कौन सी भाषा रही है? हिंदी। दक्षिण से आकर मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य और अन्य आचार्य संपूर्ण भारत में इसी भाषा के माध्यम से अपने धार्मिक विचारों को प्रचार प्रसार करते रहे थे। देखिए, लिखा है दक्षिण के तीर्थों तिरुपति, मदुरै, कन्याकुमारी और रामेश्वरम तक उत्तर भारत के लोग जाने जाते थे तो हिंदी का उपयोग होता था। वर्तमान में रेडियो, टीवी, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं हिंदी का बेहतर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सभी प्रदेशों के लोग हिंदी प्रदेशों में आकर सरकारी प्राइवेट नौकरी करते हैं तथा वे शीघ्र ही हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हिंदी का संपर्क भाषा रूप जो है वो उज्जवल हो रहा है। अब आइए देखते हैं संचार का माध्यम और हिंदी। देखिए, लिखा है रॉबर्ट एंडरसन के अनुसार वाणी लेखन या संकेतों द्वारा विचारों, अभिमतों या सूचना का विविध विनिमय करना संचार कहलाता है। संचार एक अर्थपूर्ण संदेश है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सूचना का आदान प्रदान करता है। आप लोगों को पता होगा संचार बेसिकली क्या है? अर्थपूर्ण संदेश है। आप लोगों ने देखा होगा संचार के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं? व्यक्ति एक दूसरे तक सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। संचार से सूचनाओं का आदान प्रदान होने के साथ साथ हमारा जनसंपर्क बढ़ता है, हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सूचनाएं अधिक होने पर व्यक्ति अत्यधिक ज्ञानवान व शक्तिशाली होता है और वह अधिक से अधिक उच्च परिस्थिति प्राप्त करता है। संचार के माध्यम निम्नलिखित हैं। जैसे देखिए, रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, फैक्स, समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, ये सारी चीजें क्या है? संचार का माध्यम ही तो है। देखिए, लिखा है इंटरनेट का उपयोग आज प्रायः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। वी ऑल नो दैट, आप लोगों ने भी देखा होगा आजकल इंटरनेट का जो यूज़ है वो लगभग हर फील्ड में हो रहा है। इस तकनीक का व्यापक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में होता है। कंप्यूटरों पर संदेश टाइप करके इसे भेजने का कार्य इसके द्वारा ही संपन्न होता है। इंटरनेट सेवा का सर्वाधिक लाभ व्यापारियों, उद्यमियों, चिकित्सकों, शिक्षकों तथा वैज्ञानिक संस्थाओं को हुआ है। उद्यमियों और व्यापारियों को घर बैठे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुख का पता चल जाता है। संचार के क्षेत्र में अत्याधुनिक संचार प्रणालियों का प्रयोग होने लगा। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सूचना और संदेश कम समय में अत्यधिक लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। आधुनिक संचार प्रणाली की उपयोगिता सरकारी प्रशासन से लेकर कंपनी प्रबंधन, विपणन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, घरेलू आंकड़ों के प्रोसेसिंग आदि तक फैली हुई है। देखिए, लिखा है कि आज भारत अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह संचार के क्षेत्र में नई नई क्या कर रहा है? उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है, जिस वजह से भारत आज आत्मनिर्भर बन रहा है। लिखा है इनसेट उपग्रहों की श्रृंखला भारत के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। इसने देश में आधुनिकतम सूचना प्रौद्योगिकी का विकास करने में हेल्प किया है। फिर आज लोग घर बैठे बैठे अपने टीवी पर हवाई जहाज और ट्रेन में अपने आरक्षण की अंतिम स्थिति की सहजता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा आजकल इसके लिए बहुत सारा माई ट्रेन और कितने सारे ऐप होते हैं जिसमें आप टिकट करवा सकते हैं और टिकट बुक कराने के अलावा आप टिकट कैंसिल भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ट्रेन कहाँ पर है। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। किसी भी देश की घटना की जानकारी चंद मिनटों में ही हमें प्राप्त हो जाती है। टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि पर हिंदी का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। यह हिंदी ही है जिसके माध्यम से दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं।
विज्ञापन भी देखे होगा आप लोगों ने कि गाँव में विज्ञापन को भी क्या किया जाता है, हिंदी में ही लिखा जाता है। संचार माध्यमों में हिंदी का इतना अधिक प्रयोग हुआ है जिससे हिंदी का भविष्य उज्जवल बना है। और बाकी आप लोगों ने हिंदी फ़िल्मों भी देखा होगा बहुत सारे, तो हिंदी फ़िल्मों में क्या दिखाया जाता है? बेसिकली हिंदी फ़िल्मों में एक तरीके से जो मैसेज दिया जाता है, जो संदेश जो है वो मान लीजिए उस मूवी के सहायता से जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ये लोग देना चाहते हैं, फ़िल्म मेकर्स लोग, वह कहीं न कहीं एक मैसेज का प्रसार-प्रसार करने का ही एक साधन है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हिंदी का जो योगदान है, वो हमारे दैनिक जीवन में कितना ज़्यादा है। अब देखिए कंप्यूटर और हिंदी, तो आज का जो युग है वो प्रौद्योगिकी, सूचना तथा संचार का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी उपकरणों के माध्यम से सूचनाओं का संकलन एवं संप्रेषण करता है। सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर का महत्व अवर्णनीय है। आज के युग में कंप्यूटर के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो नई क्रांति हुई है वह है यांत्रिकी और कंप्यूटर की नई भाषाई मांगों को पूरा करना। फिर देखिए लिखा है कि इन नई भाषाओं में हिंदी का भी अपना विशेष महत्व है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इंग्लिश फर्स्ट है, फिर है मंदारिन और उसके बाद थर्ड है हमारी हिंदी। हिंदी की जो शब्द संपदा है उसका नित विस्तार होने से कंप्यूटर और हिंदी एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। धीरे धीरे अन्य देशों में हिंदी के पठन पाठन और प्रचार प्रसार में तेजी से वृद्धि हुई है। दूरसंचार के माध्यमों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चूंकि हिंदी का जो व्याकरण होता है वो वैज्ञानिक होता है, इसका रीज़न भी मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया है। इसलिए देवनागरी लिपि कंप्यूटर के लिए अनुकूल है। कंप्यूटर युग में हिंदी के प्रयोग की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी विकास के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को शुरू किया है। देखिए लिखा है आज विंडोज़ प्लेटफॉर्म में कार्य करने वाले हिंदी के अनेक सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे कि सी डैक, लीप ऑफिस, अक्षर फॉर विंडोज़ आदि। हिंदी भाषा में वेब पेज विकसित करने के लिए प्लग इन पैकेट तैयार किया गया है जिससे कोई भी व्यक्ति या संस्था अपना वेब पेज हिंदी में प्रकाशित कर सकता है। फिर देखिए लिखा है कंप्यूटर एवं इंटरनेट के परस्पर सहयोग से हिंदी भाषा का जो प्रसार है वो तीव्र गति से होने की संभावनाएं बढ़ गई है। माइक्रोसॉफ्ट, रेडिफ, गूगल, याहू आदि विदेशी कंपनियां अपनी वेबसाइट पर हिंदी भाषा को स्थान दे रही है। इंटरनेट सेवा के अंतर्गत ईमेल, वॉइसमेल आदि के कारण हिंदी भाषा के विकास व संप्रेषण की संभावनाएं बढ़ गई है। ये सारा ही दैनिक जीवन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इससे आप लोगों को ये चीज़ पता चल रहा होगा कि हिंदी का जो है हमारे दैनिक जीवन में वो यूज़ जो है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। देखिए निष्कर्ष में क्या लिखा है। निष्कर्षतः हिंदी और कंप्यूटर को जोड़ने के काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अभी भी हिंदी तकनीकी के दृष्टिकोण से पूर्ण रूपेण विकसित नहीं है। अतः इस क्षेत्र में अभी युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे हिंदी के प्रचार प्रसार में वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि की जा सके। अब देखिए अगला टॉपिक जो है वो है देवनागरी लिपि। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिपि का आधार लिखित संकेत होते हैं। लिपि दृश्य व दृष्टिगोचर होती है, यानी कि जो लिपि होती है वो क्या होती है, दिखाई देने वाली होती है। हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरुमुखी है। भारत की प्राचीन लिपियों में सिंधु घाटी की जो लिपि है वह खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये सेंटेंस में ये लिखा हुआ है कि भारत की जो प्राचीन लिपि है उसमें सिंधु घाटी की जो लिपि है वह एवं खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी की जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है जिसे कि अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, ठीक है। ये जो लिपि है इसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। फिर उसके बाद देखिए सिंधु घाटी की लिपि जो है वो चित्राक्षर है एवं कुछ ध्वन्याक्षर भी है। देवनागरी लिपि का जो आविष्कार है वह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। अब देखिए लिखा है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। यह लिपि हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र एवं नेपाल में प्रचलित है।
गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। देव भाषा संस्कृत में इसका प्रयोग होने से देव शब्द जुड़ गया, इसीलिए यह देवनागरी हो गया। देवताओं की उपासना के लिए जो संकेत बनाए जाते हैं उन्हें देवनागर कहते थे। वे संकेत लिपि के समान थे, वहीं से इसका नाम क्या हो गया, देवनागरी। सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया। बताइए, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाएगा कि सर्वप्रथम लिपि सुधार समिति का जो गठन है वो किसने किया, तो याद रखिएगा महादेव गोविंद रानडे ने। काका कालेलकर ने अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया, स्वर ध्वनियों की संख्या को कम कर दिया, जैसे अ, आ, ई, अ, उ, बड़ा ऊ, फिर ए, ओ, इत्यादि। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया था। जैसे कि हिंदी इस तरीके से लिखी गई है तो उससे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है पंचमाक्षर की जगह। मतलब न जो है वो पंचमाक्षर कहलाती है ना, 5वें अक्षर पर आती है। जैसे मान लीजिए कि न जो है वह कौन सा वर्ण है, वो 5वें अक्षर पर आती है, सबसे अंतिम वर्ण होती है अपने लाइन की। तो उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया। जैसे कंठ देख लीजिए और इस तरीके से कंठ देख लीजिए। ऐसा प्रयोग करने के लिए किसने कहा था, श्याम सुंदर दास जी ने। फिर देखिए लिखा है श्रीनिवास का सुझाव था कि महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर अल्प प्राण ध्वनियां शामिल कर उनके नीचे कोई चिन्ह लगाकर प्रयोग किया जाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग कब गठित हुआ था, 5 अक्टूबर 1941 ने लिपि सुधार हेतु एक बैठक की, जिसमें मात्राओं को उच्चारण क्रम में लगाने, छोटी ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाने का सुझाव पेश किया। वर्ष 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता नरेंद्र देव ने की थी, जिसमें निम्नलिखित सुझाव पेश किए गए थे। पहला है कि जो अ है, अ की 12 खड़ी भ्रामक है। फिर है कि मात्राएं जो है यथास्थान रहे, परंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर लिखा जाए। अनुस्वार व पंचमाक्षर की जगह बिंदी से काम चलाया जाए। फिर है 2 तरीकों से लिखे जाने वाले अक्षरों में निम्न अक्षरों को स्वीकार किया जाए, जैसे अ, झ, ध, भ और ल। संयुक्त वर्णों जैसे कि छ, त्र, ज्ञ और श्र को वर्णमाला में स्थान दिया जाए। देखिए उपरोक्त सभी सुझावों में कुछ परिवर्तन कर इन्हें स्वीकार कर लिया गया है। समय समय पर इसमें सुधार होते रहते हैं। फारसी की क, ख, ग, ज, फ ध्वनियां भी शामिल कर ली गई हैं। कुछ अंग्रेजी के शब्दों को भी शामिल कर लिया गया है। ये जो नुक्ता के साथ जो ध्वनियां हैं उनको भी क्या किया गया है, अब शामिल कर लिया गया है हिंदी में। फिर देखिए देवनागरी लिपि की विशेषताएं, आइए देखते हैं। देखिए देवनागरी लिपि की विशेषताओं में पहला है कि देवनागरी लिपि पर प्रायः दोषारोपण होता रहता है कि इसमें वर्णों की संख्या अधिक है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि यहाँ वर्णमाला का वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके वर्ण सभी ध्वनियों को प्रस्तुत करने में सक्षम है। पूरी वर्णमाला पहले स्वर फिर व्यंजन में वर्गीकृत है। स्वरों का वर्गीकरण भी एक स्वर के वर्ण के पश्चात दीर्घ वर्ण निश्चित है। जैसे देखिए पहला है, ये क्या है, ये स्वर का वर्गीकरण है, तो इस स्वर में ये क्या है, ये है हर्ष स्वर, ठीक है। और ये क्या है, दीर्घ स्वर अ, आ। फिर देखिए फिर छोटा है स्वर, फिर उसके बाद बड़ी, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरीके से। तो कितना वैज्ञानिक ढंग से इसे प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए लिखा है व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन व द्विगुण व्यंजनों के रूप में वर्गीकृत है। पुनः व्यंजनों को अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष व सघोष में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी विशेषता किसी अन्य लिपि में नहीं पाई जाती। देखिए लिखा है स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, परंतु व्यंजन के उच्चारण में अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए यहाँ पर बेसिकली आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, जैसे हम अ बोलते हैं तो हमारा उच्चारण जो है वो किसका है, केवल अ का है। लेकिन हम लोग अगर क का उच्चारण करते हैं तो कहीं क में अ भी साथ में शामिल है, ठीक है। व्यंजन का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो वह स्वरों की सहायता से होता है, और स्वर की जब उच्चारण करते हैं तो उसमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो यह एक वैज्ञानिक ढंग है। अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए लिखा है देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। यह विशेषता अन्य लिपियों में नहीं पाई जाती। इस लिपि में शब्दों को लिखने के क्रम में स्वर और व्यंजन वर्ण अलग-अलग नहीं लिखे जाते बल्कि संयुक्त होकर पूर्ण अक्षर का निर्माण करते हैं जैसे कि कमल और कलम। फिर देखिए अक्षरात्मक लिपि में वर्ण के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मात्राओं का प्रयोग हो सकता है परंतु उच्चारण पहले वर्ण का होगा और उसके पश्चात मात्राएं उच्चारित होंगी जैसे कि कोमल, दोमट, कुम्हार इत्यादि। अब देखिए अक्षरात्मक लिपि अक्षर प्रयोग के कारण कम स्थान घेरती है जबकि वर्णात्मक लिपि वर्णों के पहले प्रयोग के कारण समय, श्रम तथा स्थान सभी दृष्टिकोणों से उपयुक्त नहीं है। जैसे देखिए राम, तो यहाँ पर क्या लिखा है? रामा लिखा है। तो बेसिकली हिंदी ने कम स्थान घेरा। फिर है कृष्ण, कृष्णा। संभव, संभवा। इंग्लिश में लिखा है ना, तो वह क्या है? अधिक स्थान घेरता है। अब देखिए लिखा है देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है परंतु रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। जैसे देखिए जो न है उसके लिए इन दोनों ही न के उच्चारण के लिए एन का यूज होता है और ये द हो या ड हो दोनों के लिए डी अक्षर का यूज होता है। तो द या ड हिंदी में क्या है? दोनों के लिए अलग अलग है लेकिन डी लिख देते हैं तो इंग्लिश के लिए क्या हो जाता है? रोमन में एक ही हो जाता है। अब देखिए लिखा है देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है तथा प्रत्येक वर्ण से एक निश्चित ध्वनि भी निकलती है। ऊष्म व्यंजन श, श और स को लेकर सजग रहे तो अंतर स्पष्ट है कि तालव्य श, मूर्धन्य श एवं दंत्य श का प्रयोग क्या है? अलग अलग है। फिर देखिए लिखा है र ध्वनि के लिए चार वर्ण प्रतीक एक ही वर्ण के चार कोणीय परिवर्तन मात्र हैं जैसे राम, कृति, कर्म और त्रिशूल। यहाँ पर हर जगह र का यूज है लेकिन र के कितने वर्ण हैं? चार वर्ण प्रतीक का यूज किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर र देख रहे हैं, फिर कृति में भी है, फिर कर्म में भी है, त्रिशूल में भी है। फिर देखिए सी से क, ए से अ तथा आ ए ध्वनियां निकलती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सी से केक भी हो रहा है, सी से कैट हो रहा है, कार हो रहा है, बैट हो रहा है। लेकिन आप लोगों ने कभी कभी नोटिस किया होगा, बेसिकली यहाँ यह समझाना चाह रहा है जो इस वाले एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा होगा। कॉल, कॉल में जो सी का उच्चारण है वो क है। सिटी में जो सी का उच्चारण है वो स है। तो यहाँ लिखा है देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित उच्चारण है परंतु रोमन लिपि में एक ही वर्ण अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग उच्चारण देता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर देखिए लिखा है देवनागरी लिपि में मुख वर्ण जैसी समस्या नहीं है परंतु रोमन लिपि में ऐसी समस्या है। रोमन लिपि में शब्द लिखे कुछ और जाते हैं तथा उच्चारित कुछ और होते हैं। नॉलेज, नॉलेज में के मुख वर्ण, डब्ल्यू तथा डी भी मुख वर्ण होता है। जैसे देखिए नॉलेज का जो उच्चारण है बेसिकली हम उसको बोल रहे हैं नॉलेज। हिंदी में तो हम नॉलेज ही लिख रहे हैं लेकिन इंग्लिश में लिखते वक्त यहाँ जो के है बीच में आ जाता है जो कि जब हम उच्चारण करते हैं तो वो साइलेंट रहता है, मुख वर्ण हो जाता है। ठीक है, इवन यहाँ पर डब्ल्यू और डी भी मुख वर्ण है। नाइफ में के मुख वर्ण है लेकिन देवनागरी लिपि में तो मुख वर्ण जैसी कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती। अगर न है तो वह न रहेगा, क है तो उसका उच्चारण क ही रहेगा हर जगह। अब देखिए यहाँ पर लिखा है देवनागरी लिपि के सभी वर्णों को लिखना आसान है। देवनागरी लिपि के वर्णों को लिखने के लिए एक पड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा और एक अर्धवृत्त का सहारा ही काफी होता है। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। शिरोरेखा के कारण भी देवनागरी लिपि की जो वैज्ञानिकता है वह स्पष्ट होती है क्योंकि इसके कारण वर्णों एवं शब्दों के बीच अंतर किया जा सकता है। अब देखिए देवनागरी लिपि का मानकीकरण। तो देवनागरी लिपि विश्व की अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। किसी भी लिपि के आदर्श होने के लिए निम्नलिखित शर्तें होनी अनिवार्य है। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वह लिपि जो दुनिया की किसी भी भाषा को अंतरित करने की क्षमता रखती हो। दूसरा, प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र वर्ण प्रतीक हो। तीसरा, किसी वर्ण प्रतीक से एक से अधिक ध्वनि उच्चरित न हो। जैसे कि क है तो उसका उच्चारण हर जगह पे क होगा। रोमन लिपि जैसे नहीं कि कहीं पे सी लिखा है तो उसको क पढ़ दिए, कहीं पे सी लिखा है तो उसको स पढ़ दिए। फिर शब्दों से लेकर लिपि अर्थभेद न हो। फिर उस लिपि में भूमंडल की लिपि होने की
अर्हता हो। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर देवनागरी लिपि निश्चित तौर पर वैज्ञानिक है, परंतु कुछ समस्याओं के कारण यह मानकीकरण की दिशा में उलझी हुई है। इसकी मानकता के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित है। पहला, शिरोरेखा के प्रयोग को अनिवार्य कर देना चाहिए। इससे वर्णों के बीच भेद किया जा सकेगा। शिरोरेखा के अभाव में जो ध है वो घ, ख, व एवं र, व, म और भ का जो अंतर है वो स्पष्ट नहीं हो पाता है। ध्वनियों के उच्चारण में एक रूपता अति आवश्यक है। इस लिपि के वर्णों की द्विरूपता को समाप्त कर देना चाहिए। फिर लिखा है, संयुक्त वर्णों का प्रयोग संयोग, लेखन व उच्चारण लाघवता व तीव्रता को दर्शाता है। इसे भी बनाए रखा जाए, जैसे कि छ, त्र और ज्ञ। अब देखिए लिखा है, वर्णों को संयुक्त करने की प्रक्रिया चाहे आसपास हो या ऊपर नीचे, दोनों ही स्थितियों में वैज्ञानिक है, जैसे कि मिट्टी का मिट्टी, लट्टू का लट्टू। फिर देखिए, र ध्वनि के चारों ओर वस्तुतः अलग अलग न होकर र के कोणीय परिवर्तन मात्र हैं। इनका प्रयोग हुबहू किया जाए। र का चौथा प्रयोग मूर्धन्य वर्णों में किया जाता है, जैसे राष्ट्र, ट्रक, ड्रम, टुंड्रा इत्यादि। फिर है, संज्ञा शब्दों के अंत में बड़ी ई का प्रयोग होना चाहिए, ई का नहीं, ठीक है, जैसे भलाई, पिटाई, कमाई और पढ़ाई। अब देखिए क्या लिखा है कि नासिक ध्वनियों एवं उनमें प्रयुक्त वर्ण प्रतीकों के संयोग को लेकर यदि सजग रहा जाए तो इनमें से किसी भी प्रयुक्त को हटाने की जरूरत नहीं है। ये सभी प्रतीक एक दूसरे से अलग एवं अर्थभेदक है। नासिक वर्णों को अनुस्वार एवं अनुनासिक में बांटा जाता है। अनुस्वार ध्वनियों के उच्चारण में नाक की भूमिका होती है, जबकि अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक व मुख दोनों का सहयोग होता है। अनुस्वार ध्वनियों के उच्चारण में बिंदी या बिंदु के प्रतीक का उपयोग होता है, जबकि अनुनासिक ध्वनियों के लिए अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। फिर देखिए लिखा है, अनुस्वार ध्वनियां प्रत्येक वर्ण के पंचमाक्षरों के रूप में ही जानी जाती है, जबकि अनुनासिक ध्वनियां जो होती है वो अलग अलग होती हैं। अनुस्वार ध्वनियों या पंचमाक्षरों के लिए प्रतिस्थापक प्रतीक बिंदी या बिंदु के अतिरिक्त कहीं कहीं पर अर्ध पंचमाक्षर का प्रयोग भ्रम का कारण हो सकता है, परंतु यह जो प्रयोग है वो क्या है, वैज्ञानिक है। देखिए, सबसे पहली बात, जो आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे टॉपिक कवर किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि इससे जितने भी MCQs बनाए जा सकते हैं महत्वपूर्ण, वह सारे MCQs हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।